इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 एयर पढ़ेंगे। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत है जिसको कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और पृथ्वी के सभी जीव जंतु इस एटमॉस्फेयर पर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड करता है और जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. और इस एटमॉस्फेयर के बिना पृथ्वी पर दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवेबल। सो जो ये एटमॉस्फेयर है इसी की वजह से अर्थ का तापमान रहने योग्य बनता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आप जानते हैं जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं वो काफ़ी सारी गैसेस का एक मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर भाग जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जैसे कि आप इस पाई डायग्राम में देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है वो 78% और ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर का इन दोनों से ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, पर ये लेसर क्वांटिटी में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इन गैसेस के अलावा धूल के छोटे कण भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। एयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं तब हम कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी इनहेल कर लेते हैं और उसको हम एक्सहेल भी कर देते हैं। बट plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. लेकिन प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, पर वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरियाज दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। बैक्टीरियाज जो सॉइल और प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट्स जो है वो उसको अपने लिए यूज कर सकें। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली गैस है ऑक्सीजन। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों ही ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनाते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर, जो ये ग्रीन प्लांट है ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लेता है और बदले में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। और इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहती है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। और अगर हम पेड़ काटते हैं तो ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स है वो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
ह्यूमन और एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। और जो ह्यूमंस और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो लगभग उस अमाउंट के बराबर होता है जो प्लांट्स यूज करते हैं। तो इस प्रकार एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. पर जब हम फ्यूल जलाते हैं जैसे कि कोल या ऑयल, तब जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिस कारण बैलेंस जो है ये बिगड़ जाता है। They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. और इन फ्यूल्स को जलाने की वजह से एटमॉस्फेयर में बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, ये जो है अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट by trapping the heat radiated from the earth। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो जो अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कूल टू लिव इन। और जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये अर्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाती हैं, क्योंकि ये अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है उनको अब्सॉर्व करती हैं। However, when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. अब जो धुआं निकल रहा है, चाहे वो फ्यूल के जलाने से निकल रहा हो या फैक्ट्री से निकल रहा हो या गाड़ियों में से निकल रहा हो, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो हीट भी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इस कारण जो अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। The rise in temperature causes the snow in the coldest part of the world to melt. As the result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. और इस बढ़ते हुए तापमान के कारण पृथ्वी के जो ठंडे क्षेत्र है उनमें बर्फ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज होने लगा है और जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। There may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in long run। और अगर इसी प्रकार क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज होता रहा तो इसकी वजह से कुछ प्लांट्स और एनिमल भी विलुप्त हो सकते हैं। When the air is heated, it expands, become lighter and goes up। जब हवा गर्म हो जाती है तो वो एक्सपेंड होती है और वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। और जो ठंडी हवा है वो डेंस होती है और भारी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे सिंक करती है। When the hot air rises, cold air from the surrounding rushes there to fill the gap। अब जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसको जो ये ठंडी हवा सिंक कर रही है नीचे, इसके द्वारा भर दिया जाता है। और दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इस प्रकार एयर सर्कुलेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पृथ्वी के पास ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे भारी परत जो है वो एक्सोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिनाज लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। और वेदर के सभी फिनोमिना जैसे कि बारिश, धुंध, ओलावृष्टि, ये सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और ये जो है 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो लगभग बादलों से और किसी भी प्रकार के वेदर फिनोमिना से फ्री है। दस मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर की कंडीशन एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और स्ट्रेटोस्फेयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस मिलती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। और ओजोन जो है हमें सन की हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। एक्चुअली जो ओजोन है वो सन से जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। मेसोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, और ये 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है। मीटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और मीटेराइट स्पेस से इस लेयर में आते आते बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। आयनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, और आयनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स, और जो थर्मोस्फेयर है वो 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, और थर्मोस्फेयर जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दिस लेयर। और ये कैसे हेल्प करती हैं? जो अर्थ से रेडियो वेव्स ऊपर जाती हैं इनको ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। नाउ लास्ट वन, एक्सोस्फेयर। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत को एक्सोस्फेयर बोलते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट्स इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। एक्सोस्फेयर काफ़ी पतली लेयर है और इसमें हल्की गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज आर टू आर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हर घंटे और हर दिन बदलती कंडीशन को ही वेदर बोलते हैं। लाइक अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, प्लीजेंट ब्रीजी वेदर may make one cheerful and even plan for an outing। कोई दिन गर्म और ह्यूमिड हो सकता है जिसकी वजह से आप इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा भी महसूस कर सकते हो। तो कोई दिन प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर हो सकता है, मतलब बहुत ही सुहावना मौसम हो सकता है जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो सकता है। सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। सो वेदर जो है एक ड्रामेटिकल इवेंट है जो कि डे टू डे या फिर आर टू आर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्म वेदर है, थोड़ी देर बाद हो सकता है क्लाउड्स आ जाए, बारिश हो जाए, फिर दोबारा बारिश रुक जाए और फिर गर्मी हो जाए। तो ये जो आर टू आर कंडीशन चेंज हो रही है एटमॉस्फेयर की, इसको ही हम वेदर बोलते हैं। However, the average weather condition of a place for a long period of time represents climate of a place। So जो क्लाइमेट होता है वो किसी प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन होती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लगभग 30 से 40 साल में जो उस जगह में एवरेज वेदर कंडीशन रही होगी उसको क्लाइमेट बोलते हैं। सो वेदर क्या है? एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि बहुत
कम टाइम में जो चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन, उसको वेदर कहते हैं। और किसी जगह पे काफी लंबे पीरियड से चले आ रही जो वेदर कंडीशंस है, उसका जो एवरेज है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पे 20-25 साल में बहुत ही कम बारिश हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, उस जगह का क्लाइमेट ड्राई है। You will be surprised to know that Earth receive only 1 in 2 billion parts of sun energy. आपको जान के हैरानी होगी कि अर्थ को सन की एनर्जी के 2 बिलियन पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट रिसीव होता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अब आप जो रोज तापमान फील करते हो, मतलब जो आपको गर्म लगता है, ठंडा लगता है, वो जो है वो एटमॉस्फेयर का तापमान होता है। और जो एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री होती है, उसको ही टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर आर हॉटर देन विंटर्स। और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो सिर्फ दिन और रात के बीच में ही नहीं बदलता है, बल्कि एक मौसम से दूसरे मौसम में भी बदलता है। जैसे कि जो गर्मियां हैं वो सर्दियों से ज़्यादा गर्म होती हैं। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, वो देख लेते हैं। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। रेन गॉज जो है अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज होता है। विंड वेन विंड की डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंसुलेशन, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है। और इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन जो पृथ्वी को सूरज की एनर्जी मिलती है, उसी को इंसुलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और इंसुलेशन की मात्रा जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इक्वेटर पे जो है वो डायरेक्ट सनरेज मिल रही हैं और पोल पे जो है वो स्लांट सनरेज पड़ती हैं। और स्लांट होने की वजह से ये जो सनरेज हैं ये इक्वेटर की कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। तो जब कोई एनर्जी किसी छोटे एरिया पे पड़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जब सनरेज ज़्यादा एरिया कवर कर रही है तो मतलब ये एनर्जी भी ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और इसी वजह से इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है। और यही रीज़न है कि पोल्स जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं। इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ क्रॉप्स के लिए भी उगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। और सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो गाँव के टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ द रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। और दिन के समय जो बिल्डिंग्स है उनका कंक्रीट और मेटल और रोड जो है वो गर्म हो जाती है और दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो हीट है ये रात के समय में रिलीज होती है, जिसकी वजह से रात का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी ट्रैप्स द वार्म एयर एंड दस राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। और जो सिटीज की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो भी वार्म एयर ट्रैप करती हैं, जिनकी वजह से शहरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड री एमिशन ऑफ हीट फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड रोड्स मेक सिटी वार्मर। सो जो बिल्डिंग्स और रोड्स हैं वो जो हीट अब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और री-एमिट कर रही हैं उसकी वजह से सिटीज का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। बट द शेडिंग एंड ट्रांसपिरेशन प्रोवाइडेड बाय द वेजिटेशन इन द विलेजेस कूल्स द लैंड सरफेस।
अब विलेजेस में पेड़ और वेजिटेशन काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे छांव रहती है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि जो पेड़ पौधों में से वाटर इवेपोरेट होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो विलेज का टेम्परेचर वो इन कंपैरिजन टू सिटीज ठंडा रहता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है डिग्री सेल्सियस, और ये जो है एंडर्स सेल्सियस ने इन्वेंट की थी। और सेल्सियस स्केल पर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रेशर डालती है, लेकिन वो हमको फील नहीं होता। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड अवर बॉडी एक्सर्ट द काउंटर प्रेशर। क्योंकि जो एयर है वो हमको चारों तरफ से प्रेशर डाल रही है और जो हमारी बॉडी है वो उसको काउंटर प्रेशर कर रही है। जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेरिक एयर के काउंटर प्रेशर की तरह जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेरिक एयर के काउंटर प्रेशर की तरह एक्ट करता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो एयर द्वारा अर्थ सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। और जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है वो रैपिडली डिक्रीज होता रहता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो डिक्रीज होता जाता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. और horizontally जो एयर का प्रेशर है वो एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। In areas where temperature is high, the air get heated and rise. This create low pressure area. जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां की एयर जो है वो गर्म होकर रेज होगी, मतलब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होएगा जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। द लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और जो लो प्रेशर है वो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से एसोसिएटेड है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयरफॉर हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब जिन जगहों का टेम्परेचर जो है वो कम होता है वहां पे हवा ठंडी होती है और ठंडी हवा जो है वो भारी होती है और भारी होने के कारण वो नीचे सिंक करती है। और सिंक करेगी तो मतलब यहाँ पे एयर काफी ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। सो जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर लो होगा और जहां पे टेम्परेचर लो होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। और जो हाई प्रेशर है वो क्लियर और सनी स्काई से एसोसिएटेड है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। बिकॉज जिस जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से एयर ऊपर की तरफ राइज होती है और एक लो प्रेशर एयर क्रिएट होता है। मतलब यहाँ पे एक एयर का ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गया और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर। मून पे कोई एयर नहीं है इसलिए एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। और एस्ट्रोनॉट्स को जो है एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है जिसके अंदर हवा भरी रहती है जब वो मून पे जाते हैं। इफ दे डिड नॉट वियर दीज स्पेस सूट्स
द काउंटर प्रेशर एक्सर्ट बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट। अब मून पे तो एयर नहीं है इसलिए वहां पे एयर प्रेशर नहीं है, बट जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है उसको कोई काउंटर प्रेशर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं एस्ट्रोनॉट्स की वो बर्स्ट कर सकती हैं और एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। सो ब्लड प्रेशर को काउंटर प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए ही एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स में हवा भरी जाती है। Winds, the movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. एक्चुअली जो एयर का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे, उसको विंड बोलते हैं। और वी कैन से दैट अ मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अब विंड्स का नाम जो है वो जिस डायरेक्शन से ब्लो हो रही है, मतलब जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट हो रही हैं उस डायरेक्शन के ऊपर रखा जाता है। जैसे जो विंड्स वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो वेस्ट से चल रही हैं, उनको वेस्टर्लीज बोला जाता है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि जो इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होती है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, और जो पोल्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। और हमें पता है टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनेगा, और इधर पे लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। सिमिलरली ये जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन है यहाँ पे इक्वेटर की कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, सो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। और जो ये सब पोलर रीजन है यहाँ पे पोल्स के कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन बनेगा। और हमको पता है विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। सो जो ट्रॉपिक्स से इक्वेटर की तरफ विंड मूव करती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, बिकॉज इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो साउथ ईस्ट है। सिमिलरली जो सब ट्रॉपिकल हाई रीजन से सब पोलर लो रीजन की तरफ मूव करती हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, और जो पोल से सब पोलर रीजन की तरफ आती हैं उनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। एंड दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये जो विंड्स हैं ये पूरे साल भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ब्लो करती हैं, इसीलिए इनको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। सीजनल विंड्स, दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। सीजनल विंड वो होती हैं जो अलग अलग सीजन में डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में मॉनसून जब जून के महीने में इंडिया में एंटर करता है तब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करता है, और जब ये जनवरी के महीने में रिट्रीट करता है तब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिट्रीट करता है। मतलब ये सीजन के साथ में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, दैट्स वाई इसको सीजनल विंड बोलते हैं। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। जो विंड्स किसी छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बहती हैं उनको लोकल विंड्स बोलते हैं, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रीज। Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Loo. अब नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा गर्म महीने होते हैं साल के, मई और जून, उस टाइम पीरियड में जो लोकल विंड्स बहती हैं, ड्राई हॉट लोकल विंड्स, उनको लू बोलते हैं। नाउ मॉइस्चर, when water evaporates from land and different water bodies it become water vapor। जब लैंड से और
डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट होता है, तब वो वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल्ड इट अ ह्यूमिड डे। और अब जब एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर होते हैं तब हम उसको ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज, सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। और जब हवा गर्म होती है तो उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की, कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और वो और ज्यादा ह्यूमिड, आर्द्र हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली, मेक अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। और अगर कोई दिन ह्यूमिड है तो उस दिन क्या होगा, उस दिन जो एयर है एटमॉस्फेयर में वो वाटर वेपर से फुल है, तो इवेपोरेशन जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इसीलिए क्लोथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सूखने में, और जो हमारी बॉडी से स्वेट निकल रहा है वो भी इजीली इवेपोरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. अब जब वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो ठंडा होना शुरू कर देते हैं। द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। सो ये ठंडा होने की वजह से कंडेंस होने स्टार्ट करती हैं और पानी की बूंदों में चेंज हो जाती हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्लाउड जो है इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट का एक मास या यूनिट होती हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. और जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये एयर में फ्लोट नहीं कर सकते हैं, तब ये वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं बारिश के फॉर्म में। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी आसमान के ऊपर से कोई जेट जाता है तो हमको एक उसके पीछे एक वाइट कलर की लाइन आसमान में दिखती है। द मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन कंडेंसेस। और जो इन जेट इंजन में से मॉइस्चर निकल रहा है वही कंडेंस हो जाता है, जो हमको वो वाइट लाइन के रूप में स्काई में दिखता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और ये जो ट्रेल है, ये लाइन जो है कंडेंस मॉइस्चर की, हमको कुछ टाइम तक दिखती रहती है जब तक कि कोई एयर मूवमेंट नहीं होता है इसको डिस्टर्ब करने के लिए। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और जो प्रेसिपिटेशन पृथ्वी पे तरल रूप में आ रहा है, लिक्विड के रूप में आ रहा है, उसको रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर केम फ्रॉम रेन वाटर। और जो ज्यादातर ग्राउंड वाटर है वो बारिश के पानी से ही आता है। प्लांट हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट जो है वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग इन लो लेइंग एरियाज। और जब हिल साइड से पेड़ काट देते हैं तो पानी जो है वो डायरेक्टली माउंटेन से नीचे फ्लो करता है, क्योंकि पानी को होल्ड करने के लिए पेड़ तो है नहीं, तो पानी डायरेक्ट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो माउंटेन के लो लेइंग एरियाज हैं, तलहटी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। नाउ जो रेनफॉल है वो 3 टाइप की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल्स आर कॉज्ड व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कूल ड्राई एयर। साइक्लोनिक रेनफॉल कब होती है, जबकि वार्म मॉइस्ट एयर, आर्द्र गर्म हवा एक ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है, उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर असेंड्स ओवर एलिवेटेड टेरेन सच एज माउंटेन, इट कूल्स एंड कंडेंसेस एंड कॉजेज रेनफॉल। अब जब वार्म मॉइस्ट एयर
किसी ऊंचाई वाले एरिया के साथ साथ ऊपर उठती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, तो वो ऊपर उठने की वजह से ठंडी होती हैं और कंडेंस हो जाती हैं। इस वजह से जो रेनफॉल होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल occurs when warm moist air rises upward and get condensed when it reaches a higher altitude। जब warm moist air ऊपर उठती हैं और हायर एल्टीट्यूड में पहुंचने की वजह से कंडेंस हो जाती हैं, उस वजह से जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती हैं। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रेनफॉल जो है प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस पे फ्रेश वाटर लेके आती है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी और ड्रॉट अकर। अगर रेनफॉल कम होएगी, बारिश कम होएगी, तो उसकी वजह से पानी की कमी हो जाएगी और सूखा पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज मोर, फ्लड टेक प्लेस। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ भी आ सकती है। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 4। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।